हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग जीएसटी का पूरा बुक का शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे 20 मिनट में, ताकि पूरा जीएसटी का नॉलेज भी आ जाए तुम लोग को और शॉर्ट नोट एग्जाम आया तो लिख सकेंगे। सबसे पहले हम लोग जीएसटी का मीनिंग पढ़ते हैं और उसका फीचर्स। ओके, अभी ट्रेन चालू हुई है, मुंबई से अपने को जाने का दिल्ली, तो धीरे धीरे करके अभी एकदम दिल्ली पहुंच जाएंगे। सुनो, तो जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब जो डायरेक्ट कंप्लीट होता है, तो इनडायरेक्ट मतलब होता है जो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कलेक्ट करता है। जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स और सर्विस पे लगता है। और जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन मतलब जगह के हिसाब से टैक्स लगता है, कंजम्पशन के हिसाब से टैक्स लगता है। जीएसटी कभी आता है? जुलाई 2017 में आया था। और जीएसटी किसको हटा गया? वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी को हटा के जीएसटी आया था। तो जीएसटी की खासियत क्या है? ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑफ डेस्टिनेशन, जगह के हिसाब से। स्टेट वेयर द गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम सप्लाई है ना। ये मल्टी स्टेज टैक्स है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टैक्स होता है। जैसे स्टेज चेंज होते रहेगा, टैक्स रेट बढ़ते रहेगा। ओके, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज टैक्स। अलग अलग प्रोडक्शन स्टेज पे टैक्स चेंज होता है। और एक कंप्रेंसिव है। कंप्रेंसिव का मतलब ये बहुत सारी चीज़ कवर करता है। बहुत सारी का मतलब होता है जिसमें दैट कवर ऑल गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट एग्जाम्प्टेड गुड, मतलब ना इसमें जो एग्जाम्प्ट है, जिस पे टैक्स माफ है, उसको छोड़ के सब गुड्स और सर्विस आता है। और जीएसटी के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कौन है? जो मंत्री संतरी लोग होते हैं, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन बैठ के फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के जीएसटी के ऊपर रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल मॉनिटर सुपरविजन ये सब बनाता है। तो जिसमें कौन आता है जीएसटी काउंसिल में? कॉम्पोजिशन में। कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन आता है? जिसमें होता है एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो चेयरपर्सन होता है, मतलब हेड होता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, मतलब कितना टैक्स कलेक्शन हुआ वो सब हिसाब किताब देखेगा। और लोग डिसीजन मेंटेन करते हैं कि कितना रेट चार्ज करना है कौन से प्रोडक्ट पे। ओके, नहीं क्या? अभी जैसे कि ये क्या बोलते हैं, इस पर आया था मकई पे टैक्स अलग अलग था, तो इसमें 3/4 मेजोरिटी होना चाहिए कम से कम, मतलब 75%। और जीएसटी का रेट भी कौन बनाता है? इन लोग ही बनाते हैं, मंत्री संतरी लोग ही बनाते हैं। फिर जीएसटी का लॉ बनाते हैं। लॉ का मतलब होता है कानून होता है। फिर डिस्प्यूट, कुछ भी मैटर हुआ, कुछ भी मसला हुआ, तो काउंसिल बैठे के चाय पानी पियेंगे, उसका डिस्प्यूट का सेटलमेंट करेंगे, एक निचोड़ लेके आएंगे कि सॉल्यूशन लेके आएंगे। और उनकी मीटिंग होती रहती है वंस एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में एक बार तो मीटिंग होता ही है। एक बार तो चाय पीते ही उन लोग, साल में 4 बार। और जीएसटी क्या रोल करता है वो बता देता हूँ अभी। तो ये हो गया काउंसिल हो गया ना। और जीएसटी कैसा अलग अलग टैक्स लगता है, जैसे कि एक इंटर स्टेट लगता है, एक इंट्रा लगता है। तो फीचर्स का मतलब होता है आप कुछ भी लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में ब्लैंक्स आएगा ना वो भी उठा के डाल देना, वो भी फीचर्स ही हो गया तुम्हारा। तो जो CGST रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, और जो एस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। और IGST का मतलब इंटर स्टेट होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हो गया, यूपी, महाराष्ट्र से बंगाल हो गया, महाराष्ट्र से राजस्थान, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा मतलब होता है स्टेट के अंदर, इंटर बोला स्टेट। हाँ, IGST को इंटर बोलते हैं। और ये कैसा स्ट्रक्चर? एकदम सिंप्लीफाइड, एकदम आसान स्ट्रक्चर है, ज़्यादा जगत मगजमारी नहीं है। और इससे क्या एकदम ट्रांसपेरेंसी रहता है, सब चीज़ क्लियर रहता है, अकाउंटेबिलिटी रहता है, जॉब रहता है, इसमें कोई कुछ चीज़ छुपा सकता नहीं। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है ना, जो बिल नहीं बनाते हैं, ये इधर वैसा सीन नहीं चलता। और जीएसटी का टैक्स रेट अलग अलग रहता है। कोई प्रोडक्ट पे 0% जीएसटी, किसी पे 5% है, किसी पे 28% है। मैक्सिमम रेट 28% है, मिनिमम 0% है। और जीएसटी के कारण कस्टमर को बहुत झेलना पड़ता है। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया ना, जहाँ मोबाइल 20,000 का आता था उस पर 28% जीएसटी लगेगी, मोबाइल 25 का मिल रहा है, तो प्राइस बढ़ता है। और बाद में जो भी ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स में आएगा उठा के डाल देंगे। तुम्हारा हो गया फीचर। और जीएसटी को संभालने वाला कौन है? जीएसटी काउंसिल। ये मंत्री संतरी लोग होते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, कानून के रखवाले लोग होते हैं। और जीएसटी का फायदा क्या है, रोल क्या है, बेनिफिट क्या है, एडवांटेज जीएसटी का फायदा, तो मीनिंग आएगा तो ये एक मीनिंग बना के रख देने का। तो जीएसटी एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है, जहाँ अलग मतलब एकदम सिंपल प्रोसीजर ऐसे डालने का है जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलता है, बूस्ट मिलता है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है। और ये ट्रांसपेरेंसी रहता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि जो टैक्स पे कर रहा है जीएसटी पे, वो क्लियर है कि कौन से प्रोडक्ट पे उसने कितना टैक्स पे दिया। ओके, अब थिएटर में भी जाएंगे तो भी उसको भी टैक्स लगता है, उसको सर्विस टैक्स बोलते हैं ना, गुड सप्लाई हो रहा है वो भी सर्विस होता है। अब इससे क्या हो रहा है? एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स लगता है। पहले क्या लगता था? टैक्स पे टैक्स लगता था, फिर और टैक्स लगता था, ये सब हटा दिया, अब एक ही टैक्स लगेगा। तो ये सब झंझट मारी हटा गया। और इसका प्रोसीजर एकदम सिंपल, एकदम आसान है, कोई भी रजिस्टर कर सकता है जिसका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर होना चाहिए गुड्स का, सर्विस रहेगा था 20 लाख। और जीएसटी क्या क्या मालूम है? जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है ना, ऑर्गेनाइजर ट्रेडर लोग हैं, अनऑर्गेनाइज डीलर लोग हैं, जो बिल पावती नहीं बनाते थे, वो सब कम हो गया, उस पर ज़्यादा मॉनिटर करता है। और इससे देश की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो कुछ भी तुम लोग एडवांटेज में डाल सकते थे। अब इधर से मेन आंसर स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो पहले ये बता देता हूँ, नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी। नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी वो होता है जिसमें जीएसटी एग्जाम्प्ट है, मतलब जिस पे जीएसटी आता ही नहीं है। एक होता है एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई मतलब वो माफ़ी है, जैसे कि एजुकेशन, कल्चर, हेल्थ केयर, आर्ट्स, ये एग्जाम सप्लाई। जीरो रेटेड मतलब उस पर टैक्स लगता नहीं, जैसे जो भी एक्सपोर्ट करते हैं ना वो जीरो रेट होता है। ओके, नॉन टैक्सेबल मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, कैटल है ना, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, वो सब। एग्जाम्शन
आर फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस के लिए उसके लिए एग्जाम्शन है, वो स्टार्टअप के लिए उस पर टैक्स छोड़ दो, माफ़ है। अभी इधर एक वर्ड आया सप्लायर और रिसिपेंट। सप्लायर कौन होता है, रिसिपेंट, मतलब जेठालाल ने क्या किया है, बबीता को गुड्स बेचा, टीवी बेचे, तो इस हालत में जेठालाल ने माल सप्लाई किया, तो जो माल सप्लाई करते हैं उसको सप्लायर बोलते हैं। और रिसिपेंट कौन है, जो माल को रिसीव करता है, जो गुड्स को रिसीव करता है ना। तो सप्लायर का मीनिंग तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन, यस, जो भी सप्लायर होता है उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ता है, पर जो रिसिपेंट होता है, जो माल खरीदता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरत नहीं है। और जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसको क्या मिलेगा, GSTIN, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, उसको GSTIN लेना पड़ता है, ओके, इसके लिए ऑप्शनल है। इन्वॉइसिंग मतलब बिल, तो जो भी माल सप्लाई करेगा ऑब्वियसली उसको बिल बनाना पड़ेगा। व्हाट इज बिल, इन्वॉइसिंग मतलब बिल बनाना होता है। और टैक्स पेमेंट, यस, जो भी टैक्स सप्लाई किया उस पर उसको टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा, उसको बोलते हैं टैक्स पेमेंट। और रिटर्न, फाइलिंग रिटर्न करना पड़ता है, कितना आया, कितना गया, कितना बचा, उसको बोलते हैं फाइलिंग रिटर्न। और कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो GST सप्लायर, जो भी GST सप्लायर है उसको जो भी GST रजिस्ट्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करना पड़ता है। और इसके पेमेंट में इधर एक वर्ड डाल देना है रिवर्स चार्ज, मतलब ये क्या होता है, उसको नीड नॉट पे टू GST ऑन रिवर्स चार्ज, जो माल रिटर्न होता है उसको क्या GST नहीं पे करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सप्लायर कौन है, रिसिपेंट कौन है। इसमें पहले मेन टॉपिक कवर करता हूँ। अब देखो सबसे मेन ये GST रजिस्ट्रेशन आएगा वर्ड, या एग्रीगेट टर्नओवर आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी बंदा GST में, जो भी सेलर है उसको GST रजिस्ट्रेशन कब लगता है, उस पर कंडीशन तब लगता है जब उसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होता है। टर्नओवर का मतलब होता है सप्लाई, सेल्स, है ना। तो पर इधर में दो कंडीशन है, एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विस। जब जो वो गुड्स सप्लाई करेगा तो 40 लाख लिमिट होता है, जब वो सर्विस सप्लाई करेगा तो 20 लाख लिमिट होता है। और एग्रीगेट मतलब टोटल होता है, टर्नओवर मतलब सेल्स होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में सब आता है, सप्लाई आता है जो बिजनेस करते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर में, और एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई आएगा, टैक्स फ्री आएगा, एक्सपोर्ट आएगा। तो इसमें परचेस नहीं आता है, इनवर्ड नहीं आता है ना, सर्विस अवेल आता नहीं है, वो वर्ड याद रखना। टर्नओवर में परचेस और इनवर्ड को लिया जाता नहीं। और ये जो भी GST का टर्नओवर है, जो भी सेल्स का टर्नओवर है, ये रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन स्कीम में काम आता है। और जो भी एग्रीगेट टर्नओवर होता है ना GST रजिस्ट्रेशन का, और वो कंपोजिशन स्कीम में भी काम होता है। और फिर इसको क्या लेना पड़ेगा, GSTIN, ये लाइन याद कर लो, GSTIN मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस विद द एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट। तो एक लिमिट यही डाल देने का, 40 लाख और 20 लाख वाला लिमिट। तो GST रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या बोला मैंने, 40 लाख, और सर्विस का कितना बोला, 20 लाख। और जो कंपोजिशन स्कीम है उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ से कम। अभी कंपोजिशन स्कीम भी पढ़ा तो क्या, पहले कंडीशन याद कर लो, 1.5 करोड़ से कम रहेगा तो उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। और जो स्पेशल कैटेगरी में आता है उसके लिए 75 लाख, कितना है, 75 लाख। और ये कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, ये कंपोजिशन स्कीम एक टाइप का स्कीम है GST का, जो स्मॉल ट्रेडर, छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए है, मतलब अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला उनके लिए नहीं, ये उसके लिए जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, उसको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कॉमन टैक्स देना पड़ेगा, ओके। तो GST कंपोजिशन स्कीम इज ए सिंपल टैक्स स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन एंड टैक्स पेयर। इट अलाउज देम टू पे फिक्स % ऑफ देयर टर्नओवर। फिक्स % बोलते 1% ही टैक्स देना पड़ता है, ओके, अपने हिसाब से। तो क्या कंडीशन है, टू एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर मस्ट मीट दी फॉलोइंग कंडीशन। अगर उसको कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो उसके लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, कंडीशन है, जैसे कि टैक्स पेयर एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। और स्पेशल कैटेगरी में आता है तो उसका टर्नओवर 75 लाख से कम होना चाहिए। अगर मोर रहेगा तो उसको स्कीम की बेनिफिट नहीं मिलेगी। द टैक्स पेयर मस्ट मेक ओनली इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई होना चाहिए, मतलब विद इन दी स्टेट। इंटर सप्लाई रहेगा तो GST कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट नहीं मिलेगी। इंटरस्टेट, स्टेट के अंदर। द टैक्स पेयर में मस्ट नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई, आउट ऑफ द स्टेट नहीं होना चाहिए। और टैक्स पेयर मस्ट नॉट मेक एनी एग्जाम सप्लाई, एग्जाम भी सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला है। अब बेनिफिट क्या है, ये सिंपल टैक्स पेयर, मतलब सिंपल टैक्स रूल है, कॉमर्स स्कीम एकदम आसान है। लोअर टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेयर पे ज़्यादा लाइबिलिटी आती नहीं है, और अलग से डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इससे पेनल्टी इंटरेस्ट कम हो जाते हैं। तो क्या टैक्स रेट है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए 1% है, मतलब आधा टका। और स्पेशल कैटेगरी में आता है उसके लिए ½ और जो रेस्टोरेंट फूड सप्लाई करता है वो 5% GST लगाता है, और जो सर्विस प्रोवाइडर करता है वो 6% लगाता है। ये तुमको कंडीशन याद करने का था, मस्त में अपन ने पढ़ लिया, ओके। अभी ये पढ़ेंगे कि किस पे टैक्स लगता है, किस पे नॉन टैक्स लगते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन राइट एनी 10 आइटम दैट आर एग्जाम सप्लाई, मतलब जिस पे टैक्स नहीं लगता है, तो ये 10 नाम डाल देंगे। तो आप लोग ने ये सम भी पढ़ा, क्या मालूम है क्या, जिस पे GST नहीं लगता, और ये है GST लगता है, ये तुम्हारे को वो सम भी आ जाएगा। तो आपको क्या सिर्फ लिस्ट नाम याद है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो भी फार्म है, खेती बाड़ी है ना, कल्टीवेशन है, इस पर टैक्स नहीं लगता, स्कूल पे टैक्स नहीं लगता है। तो ये सब होता है एग्जाम सप्लाई, जिस पे टैक्स लगता नहीं है। इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया अलग से, टेंशन नहीं लेना है। और कुछ टैक्सेबल सर्विस है,
जैसे घोड़ा हो गया, वेयर हाउस हो गया, गुड्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कोचिंग हो गया, होटल का रूम का भाड़ा 1000 से ज़्यादा हो गया, है ना, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सब टैक्सेबल सर्विस है। पार्सल सर्विस है ना, बैंकिंग सर्विस, मर्चेंट बैंकिंग, अकाउंटिंग चार्ज, ऑडिट वर्क, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा क्या है, टैक्सेबल। और नॉन टैक्सेबल मतलब जिस पर टैक्स लगता नहीं है। अगर आपको एग्जाम में पूछा ना लिस्ट बताओ, तो तुमको सिर्फ 10 नाम डालना है। आपको तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, 5 एग्जाम सर्विस, 5 मतलब एग्जाम जिस पे टैक्स सर्विस नहीं लगती, ये वाला नाम डालना है। कभी कभी अगर टैक्सेबल तो टैक्सेबल नाम डाल देंगे। ओके, अच्छा अलग से लेक्चर ले लियो। अब तुम्हारा मेन क्वेश्चन आता है ये वाला, देखो, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। तो कॉम्पोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर गुड्स एंड सर्विस, मतलब एक के साथ और 2-3 चीज़ एक साथ मिला के कंपोजिट कर देते हैं, 2-3 चीज़ मिला के चीज़ सप्लाई कर देते हैं। वेयर विच आर नेचुरली बंडल एंड सप्लाई विद ईच अदर, जो हमेशा साथ में रहता है वो एक ही साथ देते हैं। जैसे पेन के साथ रबड़ दे दिया ना, पेन रबड़ शार्पनर, पेंसिल रबड़ शार्पनर, वो कॉम्पोजिट होता है। क्या होता है, कॉम्पोजिट। और दिस आइटम कैनॉट बी सप्लाइड सेपरेटली, इसको अलग सप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, बीडी हो गया, माचिस हो गया, जूता हो गया, मोजा हो गया, इसको जॉइंट गुड्स भी बोल सकते हैं ना, कॉम्पोजिट। अब मिक्स उल्टा है, मिक्स सप्लाई रेफर्स टू मिक्सिंग आइटम ऐसे किट, अलग अलग आइटम को एक किट बना देंगे, अलग अलग आइटम को क्या बना देंगे, किट। मतलब क्या होता है, जैसे कि मिठाई का डब्बा है, वैलेंटाइन डे में, दिवाली में, इसमें कैडबरी भी रहेगा, काजू भी रहेगा, बादाम भी रहेगा, पिस्ता भी रहेगा ना, तो अलग अलग चीज़ को एक किट बना देना, उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। नॉट नेचुरली बंडल, वो नेचर के हिसाब से एक साथ नहीं रहता है, पर ये नेचुरली बंडल रहता है। एक कैन भी सप्लाई इंडिपेंडेंट, इसको अलग से भी सप्लाई कर सकते हैं। पर इस पर टैक्स रेट क्या रहेगा, जिस पे ज़्यादा टैक्स रेट है उस पर वो, मतलब मान लो उसमें कैडबरी पे 18% टैक्स है, तो फिर बाकी चीज़ पे नहीं देखा जाएगा, 18% टैक्स देखा जाएगा। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू सप्लाई दैट आर अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। जैसे मैंने बोला ना, मिठाई का डे 14 वैलेंटाइन डे, दिवाली में सेलिब्रेशन देते हैं, चॉकलेट कॉम्बो ऑफर देते, हेयर ऑयल, शैम्पू। ये क्या हो गया, मिक्स सप्लाई। क्या हो गया, अलग अलग चीज़ को एक किट बना देना। और ये क्या है, ये एक साथ 2-3 चीज़ को सप्लाई कर देना। और जो नेचुरली बंडल है, ये वर्ड याद करना, जो नेचुरली के हिसाब से साथ है। और एक शॉर्ट नोट ऐसे भी आ सकता है, फिक्स इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया एक तरफ से शॉप समझ लो, शॉप समझ लो। ओके, फिक्स इस्टेब्लिशमेंट इज ए प्लेस वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, एक जगह है जहाँ से बिजनेस ऑपरेट होता है। अभी जैसे कि ये मेरा क्लास है, मैं यहाँ बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ, तो ये हो गया मेरा फिक्स इस्टेब्लिशमेंट। हाँ भले भाड़े पे, इसको भी फिक्स इस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे। इट इंक्लूड्स ऑफिस, फैक्ट्रीज, वेयर हाउस और वे बिजनेस ऑपरेट, वेयर अब्दुल सर का ट्यूशन याद कर लो। तो इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर फिक्स इंस्टॉलमेंट इज कंपलसरी, तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर उसका टर्नओवर, अगर गुड्स रहेगा तो 40 लाख के ऊपर, सर्विस रहेगा तो 20 लाख के ऊपर। तो अभी अपना टर्नओवर इतना तो नहीं है भाई, ज़्यादा नहीं बच्चे, तो टर्नओवर अगर जिस दिन मेरा 20 लाख के ऊपर रहेगा, मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिक्स इस्टेब्लिशमेंट मस्ट ऑब्टेन GSTIN, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, शॉप्स है, उसको ये कोड उठाना पड़ता है। ओके, और जो भी कंप्लेंट है, जो भी रूल्स है, उसको बनाना पड़ेगा, और जो GST रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। हो गया फिक्स इस्टेब्लिशमेंट। अभी अपना यह ला जाता है, ये क्या बोलते हैं, ये प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब कौन सी जगह में माल डिलीवर किया, जगह है ना, कौन सी जगह में माल हमने क्या किया, डिलीवर किया, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब कब 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 माल डिलीवर किया, कब, टाइम। तो प्लेस ऑफ सप्लाई रिक्वायर फॉर डिटरमाइनिंग द राइट टैक्स टू बी चार्ज ऑन द इनवॉइस वेदर इट इज IGST। अगर स्टेट के बाहर है तो IGST लगेगा, स्टेट के अंदर है तो CGST और SGST लिखे, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई लगाया जाता है। और टाइम ऑफ सप्लाई नोज इट हेल्प्स हिम टू आइडेंटिफाई द ड्यू डेट फॉर पेमेंट, कौन से डेट पे इसको टैक्स को पे करना है, टाइम इसका आइडेंटिफाई कर दो। ओके, और तुमको दी दो चीज़ के बारे में, इंट्रा और इंटर। इंट्रा का मतलब होता है द सप्लाई विद इन दी स्टेट, स्टेट के अंदर को बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मुंबई, पुणे, मुंबई, नासिक, मुंबई, रायगढ़, है ना। और इंटर बोलते द सप्लाई विच इज़ आउटसाइड द स्टेट, मतलब स्टेट के बाहर, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब डालने हैं। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, जो तुमने आंसर में पढ़ा उठा के डाल सकते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब ना टाइम के हिसाब से कि अपनों को आइडेंटिफाई करना है कौन सा ड्यू डेट आएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे अर्लीस्ट होता है, ड्यू डेट, इशू और रिसीव पेमेंट। तो इसका सम भी सॉल्व किया, एग्जाम्पल उठा के डाल देने का तुमको, है ना। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस है तो डेट ऑफ इनवॉइस, पेमेंट, प्रोविजन। तो अपनों को याद करना है कि जब रिवर्स चार्ज आएगा तो गुड्स में 30 डेज लेते हैं, सर्विस में 60 डेज ऐड करके हिसाब से लगाना पड़ता है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई का आएगा तो तुमको उतना, तो GST रजिस्ट्रेशन पढ़ा, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा। अब एक है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। कैश का लेजर का मतलब वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मीन्स रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन, इतना वर्ड याद रखो, ये कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। ये रिकॉर्डिंग और क्रेडिट अवेलेबल टू टैक्स पेयर, मतलब उसका कितना गवर्नमेंट से लेना है, उधारी कितना बचा है, कितना क्रेडिट अवेलेबल है, वो वर्ड याद रखना। ये कैश पेमेंट ट्रैक करता है, कैश टैक्स पेयर ने कितना टैक्स कैश में पे किया वो देखता है। ये टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, कितना उधारी उसको अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल ऑन GST पोर्टल, ये GST पोर्टल में अवेलेबल रहता है। ये भी डाल देंगे, जो भी GST का पोर्टल है, वेबसाइट है, इधर तुम्हारा कोड नंबर डाल देंगे ना, कौन सा
GST आए हैं तो पूरा हिसाब किताब आ जाएगा। ये पेमेंट ट्रैक करता है, ये भी सेम पेमेंट ट्रैक करता है। ये एक्यूरेसी देखता है कितना कैश रिकॉर्ड हुआ। तो इस आपको क्या एग्जाम में डिस्टिंग्विशन आएगा, या तो ये आएगा तो ये आएगा, सिर्फ तुमको मीनिंग पढ़ना है, सेम पॉइंट उठा के डालना है। अवेलेबल ऑन GST पोर्टल, पेमेंट ट्रैकिंग करता है, एक्यूरेसी देखता है, चेक करता है और गारंटी देखता है कि सब GST का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया कि नहीं। और जो भी कैश लेजर होता है ना, ये ब्लैंक्स में आएगा, मैच में आएगा। कैश लेजर के GST PMT 05 है। ओके, कैश लेजर का कोड क्या है, PMT 05 और 02 किसका है, क्रेडिट लेजर का। ओके, और रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए टू पे इन टैक्स इंटरेस्ट। अगर लेट हुआ तो उसको टैक्स तो पे करना है, इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़ेगा। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का हेल्प द टैक्स पेयर टू व्यू दैट क्रेडिट बैलेंस और डेट और प्रोविजनल क्रेडिट बैलेंस, मतलब कितना उसको क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है फ्यूचर में देने के लिए। तो कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट अवेलेबल, कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट अवेलेबल, इसका याद रखना GST PMT 05 is 02। अब एक आंसर तुम्हारा ये आएगा, ई वे बिल। एग्जाम में ये भी आ सकता है बच्चा, ई वे बिल। तो ई वे बिल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जनरेट ऑन GST पोर्टल। पोर्टल बोले तो वेबसाइट पे बनता है। ये एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है कि तुमने गुड्स सप्लाई किया है। एक तरह से चालान बोल सकते हैं ना, ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल। तो ई वे बिल इज ए मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट, दावा भरोसा दिलाता था गुड्स बीन ट्रांसपोर्टेड, गुड्स को हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया GST के साथ। एंड इफेक्टिव टूल टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड चेक द टैक्स एविशन, ताकि और टैक्स ना लगे। तो ई वे बिल प्रोविजन एम टू रिमूव द इल्स ऑफ अर्थ-वाइल वे बिल सिस्टम। पुराने बिल में क्या करते थे लोग, अलग अलग बिल बनाते थे, अलग अलग टैक्स लगा देते थे, अलग अलग माल पे GST लगता था, ये वो टैक्स ज़्यादा लगता था। अभी ई वे बिल क्या है, कॉमन टैक्स हो गया तुम्हारा। तो वैट क्या है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्स, अलग अलग। तो ई वे बिल आने से काम क्या हो गया, आसान हो गया। GST विल ब्रिंग यूनिफॉर्म मतलब सेम बिल टू रूल विच बी एप्लीकेबल थ्रू आउट दी कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में एक ही रेट रहेगा। जो भी ई बिल, एक ही बिल बनेगा, वही बिल से तुम माल को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके आ सकते हैं। तो ये क्या है, ई बिल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था नेशन वाइड, पूरे देश में। और इंटर स्टेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, और ये 1 अप्रैल 2018 को चालू हो गया था। तो ये तुम्हारा शॉर्टकट में उठा के डाल सकते हो। ओके, और बाकी का मैंने सब समझा दिया बच्चों लोग, जितना हो सके उतना हेल्प कर दिया। आपका काम अच्छे से पढ़ लेना। डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग डायरेक्टली चार्ज करते हैं, तो ये सैलरी पे लगता है, हाउस प्रॉपर्टी लगता है, बिजनेस पे लगता है, जो अपने पढ़ा था। इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो GST, पूरा GST का फीचर उठा के डाल देने का था। और GST का एडवांटेजेस पढ़ा ना, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, कंज्यूमर पे बर्डन हो जाता है, अलग अलग चॉइस है, इजी कलेक्शन है, कॉस्ट है। ये टैक्स का ये डायग्राम बना देने का। टैक्स जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में GST, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स आता है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई तो डायग्राम बना देने का है। और इसमें क्या पूछ सकता है, हाँ एक सेकेंड ना बच्चा, निकालता हूँ, टेंशन नहीं लेना। देखो, टैक्सेबल सप्लाई वो है जिस पे टैक्स लगता है। नॉन टैक्सेबल जिस पे टैक्स नहीं लगता है, जो हमने लीस्ट बना के रखा था ना, वो उठा के डालने के। ये आ गया एग्जाम में। टैक्सेबल पर्सन, तो पर्सन हुआ है लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, जो पर्सन रजिस्टर्ड होता है उसको टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। तो जो GST रजिस्ट्रेशन पढ़े ना हमने, वो उठा के डाल देने हैं। टैक्सेबल पर्सन वो है जो GST जिस पे लागू हो जाता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है। तो GST रजिस्ट्रेशन वाला आंसर, टर्नओवर वाला आंसर उठा के डालने का। ओके, ये उठा के हम लोग पुट कर देंगे, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सर्विस भी पढ़े है, और रिसिपेंट जो माल लेता है वो सब पढ़ लिए। पर्सन कोई भी हो सकता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिस पर टैक्स नहीं, पर्सन एक बंदा हो सकता है, इंडिविजुअल कंपनी। तो ये तुमने डायरेक्ट टैक्स का पढ़ा था, उठा के डाल सकते हो। ओके, और ये मेन था। आ जाओ, लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने कैश पढ़ाया था, क्रेडिट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स और ऑपरेट मैनेज डिजिटल, मतलब जो ऑनलाइन बिजनेस करता है ना, ई बिजनेस करता है ना, जो भी ऑनलाइन माल सप्लाई करता है, ऑनलाइन सर्विस देता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ना। इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन हु ओन्स एंड ऑपरेट ए मैनेज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करते हैं ना। तो क्या है, जैसे कि एग्रीगेट उबेर, ओला, जोमेटो, स्विगी, ओनली कनेक्ट दी कस्टमर विद सप्लायर विद ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से इन लोग क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं ना, तो इन लोग को ही बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये वर्ड याद रखने का, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, जो अपना बिजनेस ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इट मे नॉट दैट थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन वुड नॉट बी अप्लाई। उसका अगर रजिस्ट्रेशन 40 लाख के, मतलब जो भी ई कॉमर्स है, उसको ई कॉमर्स को GST रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ताकि इसका लिमिट क्रॉस हो ना हो, ये करना पड़ता है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए GST कॉमर्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके, तो मैंने सब चीज़ तुमको समझा दिया, पूरा सम अपलोड कर दिया हूँ। और ये दिख रहा है, ये चैप्टर्स के नाम है ना, पूरे टाइप के मैंने सम बना के अपलोड कर दिया हूँ। अगर तुमको पूरा सबका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पे देखो, ये नंबर पे व्हाट्सएप को, तो पूरा GST का जितना भी है सोल्यूशन 50 के ऊपर वीडियो है, सब सेंड कर दूंगा। पर सब्जेक्ट 200 है, तुमको पूरा GST का सोल्यूशन मिल जाएगा, इजी हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, जिससे कोई तुमको हमारा दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, मतलब अच्छे से टॉपिक में मैंने समझा दिया हो कि कैसे, मतलब कंपोजिशन स्कीम, एग्जम्पशन टैक्स, टाइम, प्लेस, वैल्यू, इनपुट, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, कितना GST लगाते हैं, बेसिक एडवांटेजेस तुम लोग ने अभी क्या किया, शॉर्ट में डिस्कस कर लिया। तो हम लोग 20 क्या बोलते हैं 20 मिनट में ना
अच्छा खासा तुम्हारा 20 मार्क का शॉर्ट नोट डिस्कस कर दिया। अभी जीएसटी का किसी को भी कुछ भी आए तो आप लोग बच्चे लोग अच्छे से लिख सकते, समझ सकते, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। तो 20 मिनट में खेल खत्म कर दिया, पाओ पाओ। अब जो लास्ट तक 20 मिनट तक वीडियो देखा है वो कमेंट में पास कर देना कि सर मैंने पूरा 20 मिनट का वीडियो देख लिया। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, वेटिंग फॉर योर प्रीशियस कमेंट। थैंक यू।